नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। स्क्रीन पे जो आप कुंडली देख रहे हैं वो अरुण पंडित जी की कुंडली है। तो कुछ टाइम से देखें अगर 2020 से, तो ये एज एन एस्ट्रोलॉजर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए और अभी ये सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है। तो मैं इनके कुछ पॉडकास्ट, इनके कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने अपने कुंडली का एक रेफरेंस दिया था। तो वहाँ पे उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए मैंने सोचा कि इनकी कुंडली का एनालिसिस किया जाए। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइम है उन्होंने तो वो तो नहीं बताया, लेकिन मोरलेस इन्होंने बताया कि इनका जो लग्न बनता है दैट इज़ कुंभ लग्न। तो कुंभ लग्न को मानते हुए और इनका जो बर्थ डिटेल है दैट इज़ 1 अगस्त 1996 और शाम के 8:20 के आसपास का जो जन्म लगा है, तो उसको मानते हुए और बर्थ प्लेस को कानपुर मानते हुए मैंने ये पूरा एनालिसिस किया है। आई होप ये जो लग्न है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन काफ़ी सारे जो दूसरे चीज़ें हैं, जो डिग्री है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, तो उतना जो मार्जिन है वो लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले कि लग्न में चंद्रमा है, और लग्न में चंद्रमा क्या होता है ना कि इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दे देता है। तो आप फ्लेक्सिबल कह लीजिए या फिर ये कि जो अपने हिसाब से काम करना है वो वैसे ही करेंगे। तो वो जो विल पावर होता है या फिर वो कहिए कि जो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेना, क्योंकि चंद्रमा का जो नेचर है वो ऐसा है कि वो एडजस्ट कहीं भी कर लेता है। वो जिस भी राशि में जाए तो वहाँ का वो नेचर है वो ले लेता है। जैसे कुंभ राशि में गया, कुंभ लगन कुंभ राशि, तो वहाँ पे क्या है कि वो जो कुंभ वाला जो फैक्टर होता है वो अपने अंदर आ जाएगा। तो उस हिसाब से लग्न में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग मतलब अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी हद तक चेंज कर लेते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड क्वालिटीज़ दे हैव। अगर ऐसा नहीं होता है तो होता क्या है ना कि ये जो भी करते हैं अपने मन के हिसाब से करते हैं, क्योंकि चंद्रमा लग्न में है तो अपने हिसाब से और किसी का प्रेशर लेकर के ये काम नहीं करते। ये मैंने यूजुअली देखा है। अब इसके ठीक ऑपोजिट में अगर आप देखें तो यहाँ पे मरकरी है, और मरकरी और मून का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो अगर बन जाता है दृष्टि योग से, तो ये लोग बोलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये योग ऐसे बना कि मन जो है, जो आप सोच रहे हो अपने अंदर, तो वो चंद्रमा है, और जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो आप कहिए कि जो आपका कम्युनिकेशन है, तो वो यहाँ पे मरकरी है। तो इन दोनों अगर साथ में हो जाए तो दोनों का कोऑर्डिनेशन बन जाता है, और कोऑर्डिनेशन इन द सेंस कि जो भी मन में आ रहा है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। सो दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। और ख़ास करके जो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी होते हैं तो उनका भी मैंने देखा कि चंद्रमा और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। वो एक नेचुरल एबिलिटी ले लेता है कि ऑन स्पॉट आप सोचो, ऑन स्पॉट आप आंसर करो, तो वो जो एबिलिटी होती है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आती है। इवन आई थिंक कपिल शर्मा का भी काफ़ी हद तक इन दोनों का क्लोज कंजंक्शन है। शायद सेम राशि में है कि नहीं, आई नीड टू चेक, बट काफ़ी क्लोज कंजंक्शन है। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा ये कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपका जो 8th हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और ये मैंने देखा है कि 8th हाउस के बिना कोई एस्ट्रोलॉजर बनता ही नहीं है। तो आइदर आपका 8th हाउस में चंद्रमा होता है, आइदर आपका 8th हाउस में राहु होता है। अब राहु क्या है ना कि कहीं पे भी चला जाए तो उससे रिलेटेड आपको अटैचमेंट दे देता है, उससे रिलेटेड आप डीप थिंकिंग में चले जाते हो। तो अगर लग्न में है तो खुद को लेकर के, दूसरे भाव में है तो धन को लेकर के, अष्टम भाव में है तो गुप्त विद्या जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, या फिर सर्जरी हो जाती है, या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो उस केस में, तो वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे राहु 8th हाउस में दे देता है। और 8th हाउस का राहु इसलिए एस्ट्रोलॉजी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा भी है 8th हाउस में तो इवन दैट इज़ गुड, क्योंकि फिर वो इंसान को वो एबिलिटी दे देता है कि वो कैलकुलेशन कर सके, और कैलकुलेशन करके फिर वो एक सही रिजल्ट दे पाए। तो रिसर्च ओरिएंटेड होने के लिए ये राहु यहाँ पे होना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड, जो कि इनका है। और उसके बाद सैटर्न इज़ इन दी 2nd हाउस। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। सैटर्न क्या है ना कि इट्स अ वेरी हार्श प्लैनेट, तो वो अगर 2nd हाउस में हो तो उसके मल्टीपल योग्स बनते हैं। मल्टीपल इन द सेंस कि एक तो ये कि सैटर्न अगर 2nd हाउस में हो तो थोड़ा झूठ बोलने वाला जो टेंडेंसी है वो थोड़ा आ जाता है, वो एक एस्पेक्ट है। अगर मान लीजिए कि सैटर्न अच्छा होता है, सब कुछ सही करता है, तो इंसान बोलने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। अब सैटर्न क्या करता है ना कि कहीं भी बैठता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ ले आता है उस घर को लेकर के। तो अगर आप बोल रहे हो तो इन अ वे कि आप किसी को अगर कुछ बोलोगे ना तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये चीज़ मैंने देखा। तो सेकंड हाउस में सैटर्न, तो आप बोलते ऐसे हो आप, या फिर आप एक वक्ता ऐसे होते हो कि आपका इम्पैक्ट बाकी लोगों पे बहुत ही डीप होता है। दैट इज़ वेरी ट्रू इन दिस केस। तो ये है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि बुद्धि के घर में अगर आपका मंगल होता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड, ये आपको इंटेलिजेंट काफ़ी हद तक बना देता है, शार्प थिंकर बना देता है। आप ऐसा समझिए कि कहाँ पे क्या एप्लीकेशन आपको करना है, क्योंकि जो चार्ट एनालिसिस होता है, पाम रीडिंग होता है या फिर न्यूमरोलॉजी होता है, तो वो ऐसा नहीं कि कोई रूल बुक है और उसको आप रूल बुक को देख करके अगर ऐसा हुआ, ये नियम है तो ये आप फलित हो जाएगा। तो उसमें क्या है ना कि बहुत सारे डायनेमिक केसेस भी होते हैं जहाँ पे आपको इक्वेशन फिट करके आपको जो रिज़ल्ट है वो बताना पड़ता है। तो वो एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मंगल है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड इंसान को बनाता है, तो उसको पता होता है कि कहाँ पे दिमाग लगाना है, कहाँ पे किस तरह से चीज़ों को दिखाना है। क्योंकि मेनली क्या है ना कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब में ऐसा है कि आपको जो पैटर्न है वो रिकॉग्नाइज करने में आप बहुत तेज़ होने चाहिए। वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो ये राहु 8th हाउस का, ये ज़रूरी है, और ये जो मंगल यहाँ पे 5th हाउस में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे हैं। जुपिटर यहाँ पे 11th हाउस में, विच इज़ अगेन ये धनयोग बना रहा है। धनयोग बना करके यहाँ पे फिर 5th हाउस और 7th हाउस को देख रहा है, तो विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो इनका ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी का जो वेंचर है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, और ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। अभी के टाइम पे इनको 7.5 चल रही है, और 7.5 यहाँ पे कोविड के टाइम से शुरू हुई थी, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो 7.5 वाला जो फेज़ रहा होगा, इस टाइम पे इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छा, 7.5 आपकी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, ये कैसे देखें? ये ऐसे देखें कि कुंडली में पोटेंशियल है कि नहीं है। 7.5 क्या करता है ना कि कुंडली में जो आपका प्रॉमिस्ड है, जो आपका पोटेंशियल है, वही बस आपको देता है। अगर आपका पोटेंशियल ऐसा बन रहा है, अगर आपका ये ऐसा बन रहा है कि आपको बर्बाद होना है, आपको पूरा लॉस कर देना है, आपको बस मज़े में ही रहना है, आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना, तो वो 7.5 ख़राब होता है। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक अपना खुद का रिसर्च वो करने का योग है, अपना खुद का वेंचर वो स्टार्ट करने का योग है, सही जगह दिमाग लगाने की योग है, और एक होता है ना कि साथ ही साथ टू बी अ गुड स्पीकर, उसके होने के भी योग है। तो वो जो सारी चीज़ें, सारी जो क्वालिटीज़ है जो आपके अंदर छुपी हुई थी, तो वो बाहर आती है 7.5 में, और इस कारण से ये 7.5 वाला जो फेज़ है ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा ये ग्रो भी करेंगे। अगर दशा के एस्पेक्ट से यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो ये मरकरी वाला जो फेज़ है 2020, इससे पहले जो शनि में शनि रहा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा हार्श रहा होगा इनके लिए, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, और यहाँ पे जा कर के बहुत सारे इश्यूज़ भी इनको हुए होंगे। पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे देखें तो 6, 8, 12 का एक पूरा कॉम्बिनेशन है। मान के चल सकते हैं कि अगर ये चलो सही नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि है वो यहाँ पे इस घर में पड़ रही है राहु में, और इसका जो लॉर्ड है वो फिर यहाँ मारक स्थान में भी आ गया। शनि का एस्पेक्ट यहाँ पे पहले से ही है, विच इज़ द 12th लॉर्ड। तो एक पूरा वो कॉम्बिनेशन बन गया ऑफ 6, 8 एंड 12, और एटलीस्ट 8 और 12 का तो है ही। तो अगर ऐसा होता है तो वो हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ तो देता ही है, और शनि यहाँ पे 12वें का भी स्वामी है जो इसको राहु का एस्पेक्ट कर रहा है, और ये राहु के नक्षत्र में है। तो यहाँ पे एक पूरा इंडिकेशन आ रहा था कि सैटर्न वाला जो फेज़ है ये इनका अच्छा नहीं रहा होगा, इन्होंने बहुत कुछ ट्राई भी किया होगा जो कि नहीं चला। अब उसके बाद ये जो मरकरी वाला फेज़ है, आप इनके अगर वीडियोस देखोगे तो ये इस फेज़ में जो ये 7.5 वाला फेज़ था और ये मरकरी वाला फेज़ था, तो यहाँ से जाकर के इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ, और यहाँ से जाकर के इनका ग्रोथ आगे भी अच्छा रहेगा, आगे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। पॉइंट यहाँ पे मेजर, यहाँ पे ये राहु वाले फेज़ में आकर के मुझे इश्यूज़ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो शनि यहाँ पे 2nd हाउस में, और राहु यहाँ पे फिर 8th हाउस में। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, और उसके बाद जो केतु है यहाँ पे, तो बहुत हद तक ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देना, कुछ ऐसा बोल देना, या फिर कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल कर देना जिसके कारण इशू हो जाए। तो यहाँ पे जो सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन है, ये आपको ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा देता है, लेकिन साथ में अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट्स थोड़े अच्छे नहीं बन रहे, सो आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर कि यही कोऑर्डिनेट्स उनका है या नहीं। 8th हाउस प्रोमिनेंट होगा ये तो दिख रहा है, क्योंकि ये होना ही चाहिए अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो। लेकिन अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहा है, और ये जो शनि राहु वाला फेज़ है ये इनका आता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा इश्यूज़ है हेल्थ को लेकर के भी, और ओवरऑल जो इन्होंने अपना ब्रांड बनाया है उसको लेकर के भी यहाँ पे।
बट अदरवाइज आई डू थिंक कि इससे पहले तो यहाँ तक 2030 तक तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले, 2029 तक। तो 30 जैसे आता तो ये राहु वाला फेज़ है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज़ है। उसके बाद फिर आगे का फेज़ है विच इज़ लिटिल बिट ओके। बट इसके बाद क्या है ना कि मरकरी वाला फेज़ है, और मरकरी आपको फिर ग्रोथ नहीं देता है। ग्रोथ आपको शनि देगा, ग्रोथ आपको राहु देगा। मरकरी इज़ नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स, या फिर कोई बड़े स्केल में आपके साथ कुछ हो जाए, वो नहीं होता है। अब जितने भी क्रिकेटर्स देख लीजिए, बहुत सारे फिल्म स्टार्स का भी मैंने देखा है, तो आइदर राहु के दशा में ग्रो किए, जुपिटर के दशा में ग्रो किए, शनि के दशा में ग्रो किए। बुध के दशा में मैंने हार्डली किसी को देखा है, मतलब मेरे पास कुंडली ही नहीं आई जिसका मैं कह सकूं कि बुध के दशा में इन्होंने ऐसा कुछ किया है या फिर कुछ तोप किया। अच्छा, होता है ऐसा ज़रूर है कि बुध के दशा में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उनका शुक्र वाला पीरियड आया तब मतलब कि दे बिकेम अ स्टार, तब उनका एक अपना ब्रांड बन गया, वो हुआ है। लेकिन मरकरी दशा में ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो मरकरी वाला फेज़ है यहाँ पे इनका, तो यहाँ पे फिर मुझे लग रहा है कि इट विल बी मोर ऑफ लाइक अ स्टैग्नेंट फेज़, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन इससे पहले यहाँ तक 2029 तक इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, और ये 7.5 भी इट इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर हिम। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस इनके चार्ट का, और इस तरह से ये है। हालांकि एक चीज़ है कि यहाँ पे शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत चीज़ों को सेंसेशनलाइज करने के लिए, या फिर बहुत चीज़ों को आप ऐसे समझिए कि ब्रांड करने के लिए जो इनका स्टेटमेंट आता है, जो ऐसे तो लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे आप कुछ ऐसा देखिए कि इनका जो थंबनेल है, ये उपाय कर लो और आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म, ये कर लो और उसके बाद आपके सारे चीज़ ठीक हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का कोई ब्रांडिंग हो रहा है तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ शनि और केतु। तो शनि और केतु उस तरह से आपको ग्रोथ तो दे देता है, आपको लाइमलाइट विजिबिलिटी तो दे देता है, लेकिन ये है क्या ना कि ये शनि और केतु का यहाँ पे और राहु के साथ जो दृष्टि है, ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये एक टाइम बाद जा करके फिर वो थोड़ा इशू क्रिएट करता है, या फिर वो स्टैग्नेंट बना देता है। तो ये है ये, और ये चीज़ यहाँ पे 2030 के आसपास वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। So all in all, this was my analysis, or let me know how you like the video. See you in the next video. Thanks for watching. Bye.